तो आपकी यूनिट 2 जो है वो आपकी हो गई है। यूनिट 2 के बाद हमें क्या करना, अब यूनिट 3 हमको करना है। तो यूनिट 3 में क्या क्या बेसिकली आपको है, जरा पहले देख लेते हैं। जो यूनिट 3 आपका है, इसमें हमें क्या क्या चीजें हमें बेसिकली इसमें देखनी है, क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। ठीक, ये बेटा पूरी जो यूनिट है वो है सहकारी ऋण संस्थान। सहकारी ऋण संस्थान, ठीक है। इस पे टिकी पूरी जो यूनिट है वो सहकारी ऋण संस्थान इसमें है। इसका इसमें जो दिया हुआ है बेटा आपके, पहला अर्थ, दूसरा इसका इतिहास, संकल्पना, इसका महत्व, इसके प्रकार, इसका गठन, है ना, इसका सहकारी ऋण संस्थानों के बारे में ये सब बातें। फिर इसके बाद दूसरा इसमें देखा है कि जो सहकारी ऋण संस्थानों से संबंधित जो मुद्दे हैं वो इसमें दे रखे हैं। दूसरा इसका जो मेन बात है वह है सहकारी ऋण संस्थानों से संबंधित इसमें जो मुद्दे हैं वो इसमें दिए हुए हैं। इन मुद्दों में आपका सबसे पहला आपका राज्य सहकारी बैंक है, ये शीर्ष बैंक के है एक तरह से आपका। यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा आपका जो राज्य सहकारी बैंक है इसका गठन हमें देखना है, संगठन किस तरह से है ये, इसका प्रबंधन है, इसका उद्देश्य है, इसकी कार्यप्रणाली है, ठीक है। ये है हमारा सरकारी ऋण संस्थाओं से संबंधित कुछ मुद्दे। फिर आपका इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है वह है वित्तीय समावेशन। इसमें तीसरा है वित्तीय समावेशन, तीसरा टॉपिक है वित्तीय समावेशन, ठीक है। वित्तीय बेटा समावेशन आपको देखना है, इसमें माइक्रो फाइनेंस देखना है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप देखना है, इनकी कार्यप्रणाली देखनी है, कैसे काम करते हैं ये, ठीक है। और भूमिका और प्रगति ये इसमें देखना है, ठीक है। फिर इसमें जो आपका अगला टॉपिक है वह है सहकारी बैंकिंग। जो कोऑपरेटिव आपकी बैंकिंग होती है, वही नाबार्ड वगैरह वगैरह, वो सब इसमें आपका है। सहकारी बैंकिंग, सहकारी बैंकिंग जो है ये इसमें है, सहकारी बैंकिंग, ठीक है। इसमें आपको देखना है सहकारी बैंकिंग क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार की ये होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या है, और सहकारी बैंक बनाम वाणिज्यिक बैंक मतलब क्या फर्क होता है कमर्शियल बैंक में और कोऑपरेटिव बैंक में, ये इसमें हमको देखना है। इसके अलावा इसमें हमको आरआरबी देखना है, क्षेत्रीय जो आपकी स्थानीय क्षेत्रीय बैंक हैं उनको इसमें देखना है, ठीक है। तो ये इसमें आपकी ये चीजें हैं। इसके बेटा अलावा इसमें आपको इसी में ही आपको नाबार्ड देखना है, नाबार्ड ये सब इसमें है। फिर बेटा इसमें आपका अगला है संस्थागत ऋण। कुछ जो संस्थागत ऋण है, संस्थागत ऋण ये हमको इसमें देखने हैं। इसमें देखना है कि संस्थागत ऋण के आपके स्रोत क्या होते हैं, क्या इसका महत्व है, ठीक है। इसके अलावा इसी में हमको देखना है कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, उसका महत्व क्या है, ये सब हमको इसमें देखना है, ठीक है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड है फिर उसके बारे में हमको देखना है इसमें कि इसकी क्या उपयोग है ना, क्या अनुप्रयोग है, हमें ये इसमें देखना है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें मतलब आप कह सकते हैं संस्कार ऋण अलग चीज हो गई। फिर बेटा इसमें आपका है केसीसी, ये आपका केसीसी हो गया, ठीक है ना। फिर इसमें आपको एक चीज देखनी है बैंकिंग सेवाएं, बैंकिंग जो सर्विसेज है, सेवाएं हैं, ये आपको देखनी है। बैंकिंग में जो आपकी सेवाएं हैं इसमें आपको देखना है एटीएम क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक है। और संग्रहण बेटा प्रेषण क्या होता है, आरटीजीएस क्या है, ये इसमें जो डिजिटल भुगतान क्या है, बाकी कुछ और भी चीजें हैं, ये सब बात आपको इसमें देखनी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटा आपकी ये 3, 6 और ये 7 तरह की से बातचीत है। बाकी इनके अंदर आपकी बहुत सारी बातें हैं। इतनी बात आपको समझ आ रही है? तो बेटा अब हम कहानी करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लिखेंगे इसमें सबसे पहले सहकारी जो आपकी ये ऋण संस्थाएं हैं, हम यहां से कहानी शुरू करते हैं। सहकारी ऋण संस्थान, सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे हम एक बात करते हैं, 2-3 बातें समझो। देखो सहकारी का मतलब जो होता है, सहकारी आपको याद है मैंने आपको कभी बताया होगा, इकोनॉमिक्स में भी हम वहां भी बात करते हैं इसको, है ना। सहकारी का बेटा सीधा सा मतलब होता है मिलजुल करके काम करना। सहकारी का बेटा मतलब क्या होता है, मिलजुल करके काम करना।
आपने एक पढ़ा है, मैंने आपको एक कभी पढ़ाया होगा, सहकारी संघवाद, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बेटे क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। केंद्र सरकार बड़ी भाई की तरह काम करती है और राज्य सरकार छोटी भाई की तरह काम करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहकारी संघवाद। ठीक है ना। तो सहकारी का सीधा सा मतलब क्या है, मिलजुल कर, मिलजुल कर आपसी सहयोग, आपसी सहयोग के साथ, आपसी सहयोग के साथ कार्य करना। एक बात ये होगी। ठीक, अब देखो दूसरा बेटा इसमें शब्द आपका है ऋण। ऋण का जो आपका मतलब होता है, ऋण का जो मतलब होता है, देखो ऋण के लिए बेटा इकोनॉमी में एक शब्द प्रयोग होता है साख। क्या प्रयोग होता है शब्द इसके लिए, साख। ठीक है। और सस्ता तो सस्ता ही है आपका। ठीक है। तो ये जो आपकी सहकारी ऋण संस्था है, इसीलिए बेटा इसी को बोलते हैं सहकारी, सहकारी शाख संस्था, साख संस्थान। ये आपके सब एक ही बात है। सहकारी ऋण संस्थान कह लो या क्या कह लो आप, सरकारी साख संस्थान आप कह लो। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। परिचय में थोड़ा इसका इंट्रो करते हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रो परिचय। देखो बेटा मैं आपको, हम पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हम पढ़ेंगे इसके परिचय में। देखो परिचय में सबसे पहले लिखो, लिखो 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 राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी, राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी, हिस्सेदारी वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में लिख लो 9.3% है। कितनी है, 9.3% है। आप याद रखना, वर्तमान में 9.3% है। ठीक है। एक बात समझो, देखो एक बात इसमें लिख लो, लिखो ग्रामीण, लिखो ग्रामीण ऋण संस्थाओं का विकास। देखो बेटा ये जो ग्रामीण ऋण संस्थाएं हैं, जो ये सहकारी ऋण संस्थाएं हैं, ये किसके लिए काम करती हैं, गांव के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काम करती हैं। ठीक है। तो गांव के जो किसान हैं या जो गांव का डेवलपमेंट करना है, उनको बेटा लोन देने के लिए काम करती हैं, है ना। गांव के किसानों को लोन देती हैं और ग्रामीण विकास में छोटे छोटे लोन होते हैं, वो देने का काम करती हैं। तो एक बात लिख लो, लिखो ग्रामीण ऋण संस्थाओं का विकास ब्रिटिश काल से ही माना जाता है। ठीक है। ब्रिटिश काल से ही माना जाता है, ब्रिटिश काल से ही माना जाता है, ब्रिटिश काल से ही माना जाता है। ठीक है। लिखो ब्रिटिश काल ही माना जाता है। देखो ब्रिटिश भारत के तहत, ब्रिटिश भारत के तहत, ब्रिटिश भारत के तहत टकावी ऋण, टकावी ऋण, टकावी बेटा ऋण क्या है, ये भी ब्रिटिश काल में ही एक तरह का, जो ये ग्रामीण ऋण है ना, मैं बोल रहा हूं कि हम जो ग्रामीण जो ऋण संस्थानों की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश काल में बेटा इस तरह का एक संस्था थी, उसमें क्या बोलते हैं, टकावी ऋण। टकावी ऋण क्या था, आप समझ लो कि ब्रिटिश काल में बेटा एक तरह से क्या था, ये ग्रामीणों को जो ऋण देने की एक संस्थान हुआ करते, उस तरह से टकावी ऋण दिया जाता। जैसा आजकल हम सहकारी ऋण दे रहे हैं, उस टाइम क्या देते थे, टकावी ऋण देते। ठीक है। आपने लाइन के लिखी, आपने टकावी ऋण की शुरुआत के साथ क्या हुआ, देखो 1883 में भूमि सुधार ऋण अधिनियम
1884 में कृषक ऋण अधिनियम आया। ठीक है, सहकारी बेटा ऋण का मतलब पता है क्या होता है? देखो, सहकारी का मतलब क्या है? मिलजुल करके। ठीक है, एक्चुअली बेटा सरकारी ऋण संस्थान क्या होते हैं? देखो, जिसमें कुछ लोग मिल करके बेटा क्या दे रहे हैं, किसी को ऋण दे रहे हैं, आप ये समझ लो बस। तो अंग्रेजों के टाइम पे भी कुछ लोग का एक ग्रुप हुआ करता था, वो बेटा लोन देने का काम करते, उस ऋण को क्या बोलेगा? टकावी ऋण। आजकल हम क्या बोलते हैं इसको? सहकारी ऋण। इतनी बात से पसंद आ रही? ठीक है, आप देखो समझो, तो बेटा इस टकावी ऋण के लिए या इस तरह के बेटा ऋण के लिए कुछ व्यवस्थाएं करेगी। सबसे बेटा पहले एक अधिनियम आया 1883 में, भूमि सुधार ऋण अधिनियम, जिसे हमने कहा। और फिर 1984 में आपका एक अधिनियम आया, उसे हमने क्या बोला? कृषक ऋण अधिनियम बोला। इतनी बात से पसंद आ रही? ठीक है, अब जरा आगे हम बात को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो बेटा थोड़ा आगे चल करके हमारा देश आजाद हो गया। थोड़ा आगे चल क्या हुआ? आपका देश आजाद। आजादी के बाद, ऐसा लिख लो, आजादी के बाद 1967 में सामाजिक नियंत्रण नीति बेटा आपकी स्टार्ट हुई। थोड़ा आगे चल के इसके 2 साल बाद 1969 में 14 कमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण बेटा क्या होता है? मैंने आपको भी बताया होगा। राष्ट्रीयकरण का मतलब यह है जब सरकार किसी भी चीज को अपने अंडर में ले लेती है, उसे बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। जैसे बेटा आप मान लो जोमेटो बेटा एक कंपनी है कि नहीं? जोमेटो, जहां बेटा आपका खाने का सामान आ जाता है, उससे एक मालिक है, उसने बेटा बहुत सारी मेहनत करके एक कंपनी बनाई। बात सबको समझना? ठीक है, अगर बेटा क्या हो जाए, सरकार उससे कहे कि भाई राष्ट्र के हित में, देश के हित में इस कंपनी का सरकार के ऊपर नियंत्रण जरूरी है, तू बता तेरे कितने पैसे इसमें लगे हैं आज तक। वो बोलेगा मैडम इतने पैसे लगे हैं, सरकार उसको उतने पैसे दे देगी जितने उसके लगे हैं, या उससे कम देगी। सरकार तो सरकार ही है। ठीक है, और बेटा क्या कर लेगी? उस पर अपना कब्जा कर लेगी। ठीक है, तो बेटा सरकार जब एक तरह से आप कह सकते हैं गुंडे की तरह काम करती है। सरकार क्या करती है? एक तरह से जब गुंडे की तरह काम करती है, दूसरे की बेटा चीज को हड़प लेती है, तो बेटा उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकरण। तो ये 14 बैंक जो थे बेटा पहले कमर्शियल बैंक थे, मतलब किसी और के निजी बैंक होंगे, इनका बेटा क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया आजादी के बाद। ठीक है, अब जब बेटा इनको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अब ये सरकारी हो गए हैं, तो बेटा इनको एक काम ये भी सौंपा गया कि एक कृषि क्षेत्र के लिए ऋण देंगे। ठीक है, कृषि क्षेत्र में ऋण के लिए इनको लगा दिया गया, एक काम ये किया गया। थोड़ा और आगे चल करके 1976 में देखो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई 2 अक्टूबर में। ठीक है, फिर बेटा हम थोड़ा और आगे बढ़े तो 12 जुलाई 1982 को क्या हो गया? राष्ट्रीय नेशनल कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? नाबार्ड कहते हैं बेटा, शॉर्ट में इसे बोलते हैं नाबार्ड की स्थापना हुई। थोड़ा बेटा हम और आगे चले, अब आपको नीचे लिखना है आपको 1990 के दशक में सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह, ये बेटा आपके बने, स्वयं सहायता समूह बने। इसके अलावा 90 में ही कुछ सूक्ष्म ऋण संस्थाएं बनी, मतलब बेटा एक तरह से आप ये समझ लो कि जहां 1982 तक 85 तक इन पे लोग बेटा निर्भर रह रहे थे लोन के लिए, फिर 90 में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, स्वयं सहायता समूह बने। ठीक है, और कुछ सूक्ष्म वित्त संस्थान बने जो ग्रामीण ऋण के लिए एक लोकप्रिय सोर्स बने बेटा। ये क्या बने? ग्रामीण ऋण के लिए एक लोकप्रिय सोर्स बने, लोकप्रिय स्रोत बने। इतनी बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? चलो, तो बेटा आपने देखा परिचय में, हमने कुछ बातें पढ़ी परिचय में सहकारी ऋण संस्थानों के बारे में। हमने बेटा देखा कि राष्ट्रीय आय में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी है वो 9.3% की है, और इसकी बेटा शुरुआत हम पहले से ही देखते हैं, टकावी ऋण के रूप में अंग्रेजों ने करी थी। 83 में भूमि सुधार ऋण अधिनियम आया था, 84 में कृषि ऋण अधिनियम आया, फिर बेटा देश आजाद हो गया, अंग्रेज छोड़ के चले गए। इस क्षेत्र में बेटा भारतीय लोगों ने काम किया। 67 में सामाजिक नियंत्रण एक नीति आई। 9 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इन बैंकों को कृषि क्षेत्र में ऋण देने के लिए भी लगाया गया। 75 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपका बना। 82 में नाबार्ड की स्थापना हुई
और 90 के टाइम पे बेटा क्या बने आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप बने और कुछ सूक्ष्म बेटा क्या बनी आपके वित्तीय संस्थाएं बनी, जो किसके लिए काम आ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के लिए बेटा क्या करती है, काम करती है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब बेटा जरा एक हेडिंग आप लिखो, एक लिखो गैर संस्थागत ऋण प्रणाली। गैर संस्थागत, इन्हें अनौपचारिक ऋण प्रणाली भी कहते हैं, अनौपचारिक ऋण प्रणाली या गैर संस्थागत ऋण प्रणाली। ठीक है, देखो ये तो आपकी सब संस्थागत ऋण प्रणालियां हैं, जो संस्थागत बेटा लोन आपको मिल रहा है। कुछ होती है गैर, लिखो संस्थागत ऋण प्रणालियां, गैर संस्थागत ऋण प्रणाली, गैर संस्थागत ऋण प्रणाली, गैर संस्थागत ऋण प्रणाली, याद रखना। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चल चलो बेटा एक बात लिखो, देखो बेटा, कृषि एंड ग्रामीण क्षेत्र में अगर मैं बात करता हूं, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋण देना होता है, ऋण देने के लिए, ठीक है, दो प्रकार से ऋण दिया जाता है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण कह देते हैं हम, दो प्रकार से थे, आप ध्यान रखना। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋण हम देते हैं, ये हम देते हैं दो प्रकार से। दो प्रकार से आपका ऋण दिया जाता है, कृषि और ग्रामीण ऋण दो प्रकार की होते हैं या दो प्रकार से दिया जाता है, ठीक है, हो गया है, ठीक है। दो प्रकार से बेटा दिया जाती है। दो प्रकार बेटा कौन कौन से होते हैं, देखो नंबर एक लिखो, प्रत्यक्ष कृषि और ग्रामीण ऋण। सबसे पहले आपके होते हैं प्रत्यक्ष कृषि एंड ग्रामीण ऋण, प्रत्यक्ष कृषि एंड ग्रामीण ऋण। दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष कृषि और ग्रामीण ऋण। अप्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कृषि एंड ग्रामीण ऋण। दूसरा कौन सा होता है आपका, अप्रत्यक्ष कृषि और ग्रामीण ऋण होता है, आप ही याद रखना, ठीक है। अब देखो पहला बेटा कौन सा आपका, चाहो तो बेटा इसी के आगे भी आप लिख सकते हो, ज्यादा लिखना नहीं है, या अलग लिखना है तो अलग भी लिख लो आप, ठीक है। प्रत्यक्ष और जो प्रत्यक्ष कृषि और जो ग्रामीण ऋण है, नंबर एक लिख लो, प्रत्यक्ष कृषि व ग्रामीण जो ऋण है, ठीक है, प्रत्यक्ष कृषि और जो ग्रामीण ऋण है, लिखो ये बेटा दिया जाता है खेतों के संचालन, मतलब बेटा खेतों में मजदूरी लगानी, ये लगाना वो लगाना है, ठीक है। लिखो ये दिया जाता है खेतों के संचालन के लिए, नंबर एक, खेतों के संचालन के लिए बेटा दिया जाता है ये, ठीक है। किसे देंगे किसानों को या जो कारीगर हैं, ठीक है, संचालन के लिए, खेतों के संचालन के लिए दिया जाता है ये, कृषक और दूसरा कौन है, कारीगर। कृषक और कारीगरों को बेटा दिया जाता है ये, और जो दूसरा अप्रत्यक्ष कृषि और ग्रामीण ऋण है, अप्रत्यक्ष कृषि एंड जो ये ग्रामीण ऋण है, अप्रत्यक्ष कृषि और जो ग्रामीण ऋण है, ठीक है, ये ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जाता है। ग्रामीण बुनियादी
ढांचे के विकास के लिए जाता है। तो सीधी बात यह है, जो प्रत्यक्ष कृषि और ग्रामीण ऋण है ये किसानों को दिया जाता है खेतों के संचालन के लिए, जबकि जो अप्रत्यक्ष कृषि और ग्रामीण ऋण है ये ग्रामीण जो बुनियादी क्षेत्र का विकास है, मतलब बेटा आपका रास्ते बनाना, ठीक है, पंचायत घर बनाना, ऐसे वाले जो काम होते हैं, हालांकि बेटा आजकल तो ये काम अलग तरह से होते हैं, ठीक है, तो जो अवसंरचना का विकास करना होता है, अवसंरचना हम किसे बोलते हैं, सड़क बनाना, डैम बनाना, ये सब क्या होती है आपकी इसी में आती है, ठीक है। अब डैम मतलब ऐसा बेटा टिहरी डैम की बात नहीं हो रही है, तो गधेरों में जो बेटा बनाते हैं ना, वो बन लगाते हैं अपने पहाड़ों पर, बन जानते हो, जाल टाइप का होता है उसमें बनाते हैं ना, तो उस तरह वाली चीजें इसमें अवसंरचना का विकास करना ये होता है। इतनी बात सबको समझ में आती है, ठीक है। अब देखो अबे इन सब के लिए एक बात नोट करके लिखो, ठीक है, लिखो बेटा, ये सब संस्थाएं जो है अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश संरक्षण 2003 के अधीन ये काम करती है। अखिल भारतीय ऋण और क्या एवं निवेश सर्वेक्षण 2003 के तहत ये काम करती है, ठीक है। एक बार सर्वे करने वाली एक संस्था है जो सर्वे करती है, उसके तहत ये काम करता है। ये 2003 की है, अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण, ठीक है। कब का है ये? 2003 का है। क्या इतनी बातचीत आप सभी को समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे थोड़ा आगे हम बात करते हैं। हेडिंग देखो नाबार्ड के बारे में, एक तो बात है, हेडिंग देखो नाबार्ड से बड़ा आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना आप, और कहीं से आए ना आए क्वेश्चन, नाबार्ड से क्वेश्चन जरूर आएगा। और बट आपका इससे पहले जो मैंने आपको अभी कुछ बैंकिंग के बारे में लिखाया था ना, वो 2-3 अधिनियम याद रखना, जरूर पूछ जाएंगे आपसे, ठीक है। आ जाओ नाबार्ड के बारे में एक दो बातें लिखो। नाबार्ड स्थापना 12 जुलाई 1982। क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक किसे कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक किसे कहते हैं? ठीक है, ठीक है। इसका उद्देश्य लिखो, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामीण वित्तीय क्षेत्रों में, ठीक है, क्या लिखा आपने? ग्रामीण क्षेत्र में सभी वित्तीय संस्थानों को निर्देश और सहायता देना इसका काम है। एक काम यह है इसका, निर्देश और सहायता देना, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और लिखो, नाबार्ड प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थानों, नाबार्ड प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थानों, नाबार्ड प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थानों, ठीक है। सर कौन कौन सी होगी आपका? जैसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, कमर्शियल बैंक, ये सब आपको प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थान है। कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक, इसके अलावा सहकारी समितियां, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, आगे हम बात करेंगे इन सब पे, सहकारी समितियां, और आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, ठीक है। आपने लिखा जो नाबार्ड है ये प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थानों
को, ब्रैकेट बंद कर दो, को ग्रामीण वित्त, को ग्रामीण वित्त देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सबसे शीर्ष संस्था है ये, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे शीर्ष संस्था है ये, राष्ट्रीय स्तर पर ये सबसे शीर्ष संस्था है, राष्ट्रीय स्तर पर यही सबसे शीर्ष संस्था है, याद रखना नाबार्ड। ठीक है, एक बात लिखो, नाबार्ड की स्थापना अनिवार्य रूप से, नाबार्ड की स्थापना अनिवार्य रूप से, नाबार्ड की स्थापना अनिवार्य रूप से कृषि बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक विकास बैंक के रूप में की गई है। तो नाबार्ड का बड़ा मेन पर्पज क्या है? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। और एक तरह का ये विकास बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है ये, डेवलपमेंट में आपका ये बैंक है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही? बहुत अच्छा। और देखो तरह साहब, देखो जो आपकी ये जो संस्थागत, ठीक है, चाहे बेटा आपको नाबार्ड दे रहा है, चाहे बेटा आपको भूमि विकास बैंक दे रहा है, चाहे आपको आरआरबी दे रहा है, ठीक है, ये जो बैंक है, ये बैंक जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। लिख लो, संस्थागत ऋण का वर्गीकरण, मतलब बैंकों का नहीं है, जो ऋण दिया जाता है उसका वर्गीकरण है। लिखो, संस्थागत ऋण का वर्गीकरण, 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 ठीक है। संस्थागत ऋण की आपका वर्गीकरण, ठीक है। देखो, संस्थागत ऋण के जब मैं वर्गीकरण की बात करता हूं तो एक बात ध्यान रखना आप, मैंने भी अभी आपको बताया था कि ऋण जो है वो दो प्रकार दिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्रत्यक्ष, एक कौन से होते हैं आपके अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बेटा क्या के लिए जाते हैं? कृषि के विकास के लिए, और अप्रत्यक्ष क्या के लिए जाते हैं? ग्रामीण अवसंरचना के लिए, ये ना आपके दिए जाते हैं। अब देखो, लेकिन जो आपके ऋण का वर्गीकरण है, ये ऋण तीन प्रकार के होते हैं, इनके समयावधि के आधार पर, इनकी समयावधि के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? ये तीन। सबसे पहले होता है आपके अल्पकालिक ऋण, ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया होगा सर। अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण इकोनॉमिक्स में मतलब जो मैं आपको वैसी क्लास पढ़ाता हूं ना, हम उसके लिए पढ़ते हैं, पीसीएस के लिए आप उधर पढ़ते हैं उसके लिए, ठीक है। अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण क्या होता है आपका? अल्पकालिक ऋण क्या होता है? जो 15 माह से कम के लिए आता है, इसे हम बोलते हैं अल्पकालिक ऋण। जो 15 माह से कम के लिए बेटा आपका लिया आता है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे अल्पकालिक ऋण, ठीक है। इसे हम बोलेंगे अल्पकालिक ऋण, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपका होता है मध्यकालिक ऋण। ये अल्पकालिक ऋण जो होता है खेत में खाद डालना, बीज डालना, इसके लिए दिया जाता है, नॉर्मल कामों के लिए। मध्यकालिक ऋण, मध्यकालिक जो ऋण है ये 15 महीने से 5 साल के लिए जाती है। 15 महीने से 5 साल, 15 माह से बेटा कितने के लिए? 5 वर्ष के लिए जाते हैं, ठीक है। ये बेटा छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए आते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा हमें कुछ लेना है उसके होते हैं। तीसरे होते हैं आपके दीर्घकालिक ऋण, ये बेटा बड़ी चीजों के लिए होते हैं, आपको जमीन खरीदनी है, ट्रैक्टर खरीदना है, तो इसके लिए होते हैं, ठीक है, दीर्घकालिक ऋण।
दीर्घकालिक ऋण। जो दीर्घकालिक ऋण होते हैं ये लिख लो आप, 5 से लेके 15 साल तक के लिए मिलती है। 5 से लिए 15 वर्ष के लिए आपकी रियायत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगली बात करते हैं कि बेटा आपको संस्थागत जो ऋण है इसका वर्गीकरण समझ में आ गया है। ऋण बेटा कितने प्रकार का होता है आपका? अल्पकालिक ऋण होता है, मध्यकालिक ऋण होता है, तीसरा कौन सा होता है आपका? दीर्घकालिक ऋण होता है। अल्पकालिक ऋण कितना होता है? 15 महीने से नीचे होता है, मध्यकालिक 15 महीने से 5 साल के लिए, और दीर्घकालिक 5 साल से 15 साल के लिए आपका ये होता है। ठीक है, अब देखो जरा लिखो, उधार जो देने वाली, ऋण देने वाली जो एजेंसियां हैं उनका वर्गीकरण। ऋण देने वाली एजेंसियों का वर्गीकरण, जो ऋण देती है, ये तो बड़ा ऋण का वर्गीकरण हो गया ना। अब लिखो ऋण देने वाली एजेंसियों का वर्गीकरण। ऋण देने वाली एजेंसियों का वर्गीकरण लिखो, ऋण देने वाली एजेंसी, एजेंसियों का वर्गीकरण। ऋण देने वाली लिख लो, एजेंसियों का वर्गीकरण। एजेंसियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ऋण कौन कौन दे रहा है आपको? नंबर 1 पे लिखो, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक। आपको अभी लिखा था मैंने, 1969 में क्या हुआ था? 14 बैंकों का बेटा क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इन्हें क्या कर दिया गया? कृषि ऋण का इन्हें कार्य दिया गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो 1969 में जब ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब 1959 में ही एक स्कीम आई। 1969 बोलेंगे ना इसको, 69, 59 नहीं, 69 में ही। ठीक है, एक बड़ी स्कीम है, उसको बोलते हैं लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम क्या है आपकी? ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना, लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम आई है। ठीक है, तो ऋण देने वाली संस्थाओं का वर्गीकरण बात करते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं इसमें कमर्शियल बैंक, जहां मैंने आपको बताया कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इन्हें इसका काम दिया गया। ठीक है, दूसरे आपके जो बैंक होते हैं लिख लो, इन्हें बोलते हैं सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। लिखो, कोऑपरेटिव बैंक ये है सहयोग पर आधारित बैंक हैं जो स्वयं सहायता को बढ़ावा देते हैं। इनमें ब्याज की कम दरों पर जोर दिया जाता है। बहुत सी बात है। चलो, इन्हें हमने क्या बोला? सहकारी बैंक। आगे बढ़ाने इन पर सब और बात करेंगे। सहकारी बैंक। तीसरा आप लिखो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ऋण देने वाली जब हम एजेंसियों को देखते हैं, तो आपका सबसे पहले आपके कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक बेटा कौन से होगा आपके? एसबीआई, पीएनबी, ये सब आपके हो गए हैं। दूसरे आपके हो गए सहकारी बैंक। ठीक है, और तीसरे कौन से आपके? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय बेटा ग्रामीण बैंकों में आप एक बात लिख लो। ठीक है, लिखो, इसकी स्थापना जो है श्री एम नरसिम्हा की अध्यक्षता, बेटा इसकी उन्हीं की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, श्री एम नरसिम्हा समिति की सिफारिश हुई। उसके अध्यक्ष बड़े यही थे, श्री एम नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई है। एक बात अभी भी याद रखना। ठीक है, हो गया है। ठीक है, चलिए। जैसे गांव में ऋण देने के लिए ये बड़ा कुछ आपकी एजेंसियां हैं, मतलब कुछ आपकी कुछ बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, सहकारी बैंक है, और कौन से आपके हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। ऐसी कुछ समितियां भी होती हैं। लिखो, ग्रामीण सहकारी समितियां। एक हेडिंग लिखो,
ग्रामीण सहकारी समितियां, हेडिंग आप लिखो ग्रामीण सहकारी समितियां, ग्रामीण सहकारी समितियां। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्रामीण सहकारी समिति करते हैं। ग्रामीण समितियां, ग्रामीण लिख लो सहकारी समितियां, ठीक है, हो गया है। चलो, ग्रामीण जो आपके सहकारी समितियां हैं, इनके बारे में सबसे पहले आप एक बात याद रखना, ग्रामीण सहकारी समितियां जो हैं, इनका बेटा देखो जन्म अगर हम बात करते हैं, ठीक है, या इनकी जो जन्म स्थली है, जो ग्रामीण सहकारी समितियां हैं, ठीक है, इनकी बेटा जन्मस्थली जो है, जन्मस्थली आप कह सकते हो बेटा कि जर्मनी इनकी जन्मस्थली है। जर्मनी से ही सबसे पहले बेटा ये पनपे थे, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या, 1769 में, लिख लो 1769 में जर्मनी में भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई। सबसे पहले भूमि विकास बैंक की बेटा स्थापना हुई। सबसे पहले जर्मनी में ही भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई, ठीक है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सहकारी समिति थी, ग्रामीण सहकारी समिति थी, आप याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखना बे, ये जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं, ठीक है, इनके लिए एक अधिनियम आया है 1904 में। ये बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम के लिए ध्यान रखना। 1904 में, 1904 में एक अधिनियम आया, ठीक है। इससे बेटा हम बोलेंगे, लिखो सहकारी साख समिति, सहकारी, ठीक है, सहकारी साख समिति, सहकारी साख समिति अधिनियम, सहकारी साख समिति अधिनियम। तो जो सहकारी बेटा आपका साख समिति अधिनियम है, ये सबसे पहले कब आया था, 1904 में, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो सहकारी समितियां हैं, जो सहकारी समितियों का रेगुलेशन होता है, उसके लिए बेटा सबसे पहले अपने यहां पे समिति कौन सी बनी है, सहकारी साख समिति बनी 1904 में, जिसके तहत बेटा आपके ये चलते थे, ठीक है। इन्हें, इसी को ही सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम भी कहेंगे बेटा। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम सहकारी क्रेडिट बोले तो ऋण सोसाइटी समिति अधिनियम भी इसे कहते हैं, ठीक है। सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम भी इसे कहेंगे हम, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी, अंग्रेजी बोलेंगे, अगर अंग्रेजी में लिखा के ध्यान रखना, सोसाइटी बेटा अधिनियम कहेंगे इसको। ये 1904 में आया, ध्यान रखना आप इसको, ठीक है, हो गया है, ठीक है। चल, इसने बेटा क्या किया, इसने क्या किया, लिखो, इसने सहकारिता को, इसने सहकारिता को, इसने सहकारिता को, ठीक है, सहकारिता को बढ़ावा दिया। इसने, इस अधिनियम ने क्या किया, सहकारिता को बढ़ावा दिया, सहकारिता को इसने बढ़ावा दिया, सहकारिता को बढ़ावा दिया, ठीक है। और बेटा आपका जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत जो ये सहकारिता है, ठीक है, सहकारिता के लिए बेटा एक आप कह सकते हो कि थीम एक दी गई, सहकारिता के लिए एक थीम दी गई। वो थीम थी एक सबके लिए, सब एक के लिए। एक थीम बेटा आपकी थी एक सबके लिए,
सबके लिए और सब एक के लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए। ठीक है, ये थीम बेटा इसमें दी गई थी, आप याद रखना। हो गया है, ठीक है। तो बेटा आप एक कह सकते हैं कि जो सहकारी साख समिति है, ये बेटा ये जो है इसका सूत्रपात, भारत में इसका सूत्रपात कब से हुआ? 1904 से। जर्मनी में तो बेटा आपका बहुत पहले ही हो गया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में सहकारी साख समिति, सहकारी जो साख समिति है, साख समिति का सूत्रपात 1904 में हुआ। मतलब इस अधिनियम के तहत, सहकारी साख समिति अधिनियम के तहत ही इसका सूत्रपात हुआ, आप ही याद रखना। ठीक है, चलो अब देखो आगे चल के बेटे क्या हुआ। आगे चल के एक और बेटा अधिनियम आया, एक और बेटा एक्चुअली अधिनियम क्या है मतलब वर्तमान में हम जो ये जो सहकारी साख संबंधी काम करते हैं वो इस अधिनियम द्वारा नहीं करते हैं। वो बेटा अधिनियम कौन सा आपका? वो आया था 2012 में, सॉरी 1912 में। उसे हम कहते हैं सहकारी साख अधिनियम 1912। इसे हम कहते हैं सहकारी साख अधिनियम 1904। बात सबको समझ ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसमें लिख लो 1912 में, मतलब 8 साल की बात, एक और अधिनियम आया, सहकारी साख अधिनियम, सहकारी साख अधिनियम। मुझे लगता है बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिखा होना चाहिए है, सहकारी साख अधिनियम कब का है, क्योंकि आप मेन तो यही टॉपिक है इसमें। सहकारी बेटा जो आपका साख अधिनियम है ये कब का है? 1912 का है। ये सहकारी साख अधिनियम 1912 का है, याद रखना, सहकारी साख अधिनियम 1912। ठीक है, हो गया है। ठीक है, एक बात लिख लो इसमें, वर्तमान में सहकारी समितियों का संचालन इसी अधिनियम के द्वारा होता है। वर्तमान में सहकारी समितियों का संचालन, वर्तमान में सहकारी समितियों का संचालन, वर्तमान में सहकारी समितियों का संचालन इसी अधिनियम के द्वारा होता है, इसी अधिनियम के द्वारा होता है, इसी अधिनियम के द्वारा होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? इसी अधिनियम के द्वारा होता है। अब देखो बेटा जो आपका अधिनियम है सहकारी साख अधिनियम 1912 है, इसके बेटा क्या प्रावधान है जरा उनको देख लेते हैं। लिखो सहकारी साख अधिनियम 1912 की प्रावधान, इसमें मतलब क्या क्या बातें हैं। सहकारी साख अधिनियम 1912 के जो प्रावधान है तो उन पर चर्चा करते हैं। सहकारी साख अधिनियम, सहकारी साख अधिनियम 1912, सहकारी साख अधिनियम 1912 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सहकारी साख अधिनियम 1912 में जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या चीज होती है? देखो नंबर 1, इसमें क्या क्या चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसमें स्वैच्छिक सदस्यता होती है, स्वैच्छिक सदस्यता इसमें है। तो देखो सहकारी का मतलब ही होता है बेटा स्वेच्छा से। सहकारी का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से, है ना। तो स्वैच्छिक इसमें सदस्यता होती है। और दूसरा बेटा देखो पे, दूसरा ये जो काम करते हैं जन कल्याण के लिए काम करते हैं ये। ठीक है, मतलब ये जो अधिनियम है इसके तहत बेटा जो संचालन होता है ना, ये जन कल्याण, जन कल्याण इनका उद्देश्य होता है, या बेटा जन सेवा आप कह सकते हैं। जन सेवा किसका? सहकारी साख समितियों का। जो सहकारी साख अधिनियम 1912 के तहत बेटा क्या होती है? संचालित होती है। जो सहकारी साख समितियां हैं उनमें क्या होती है? स्वैच्छिक सदस्यता होती है।
इस अधिनियम के तहत। जन कल्याण इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। याद रखना। तीसरा, इनमें बेटा जो पंजीकरण है, पंजीकरण ये अनिवार्य होता है, अनिवार्य पंजीकरण है, अनिवार्य पंजीकरण। ठीक है, याद रखना, अनिवार्य बेटा आपका पंजीकरण होता है। देखो, जब भी आप किसी सहकारी साख समिति, ठीक है, सहकारी साख समिति का हम पंजीकरण करेंगे, मतलब आप समझ लो आपने बेटा एक सहकारी साख समिति बनाई, एक आपने सोसाइटी बनाई बेटा मिल करके, तो उसमें कम से कम 10 लोग होने चाहिए हैं, तभी उसका क्या होगा, आपका पंजीकरण होगा। ठीक है, तो पंजीकरण अनिवार्य है, और पंजीकरण के लिए बेटा कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 10 सदस्य होने चाहिए, 10 सदस्य, तब उसका पंजीकरण हो पाएगा। ठीक है, और बेटा पंजीकरण के लिए आपके 10 सदस्य इसमें चाहिए हैं। जाहिर सी बात है बेटा, जब पंजीकरण के 10 सदस्य हैं, तो जो आपकी जो समिति है, सहकारी साख समिति है, उसमें भी न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, आपके 10 होने चाहिए हैं। तो जो सहकारी जो साख समितियां होती हैं, साख समितियां, इनमें बेटा आपके जो न्यूनतम सदस्य हैं वो 10 होने चाहिए हैं। इनमें जो न्यूनतम सदस्य हैं वो 10 होने चाहिए हैं। ठीक है, और ये जो बेटा आपके 10 लोग हैं, ये 10 लोग जो हैं, इन सभी के एक वोट की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सभी के वोट की वैल्यू समान होती है, आप ऐसा कह सकते हो। मतलब इसमें क्या होता है, आपका जो समान मताधिकार है उसे ये फॉलो करते हैं। समान मताधिकार, समान मताधिकार को ये फॉलो करते हैं। मतलब एक व्यक्ति एक वोट पर ये काम करते हैं, एक व्यक्ति एक वोट पर ये काम करते हैं। आप एक बात ये भी ध्यान रखना, एक व्यक्ति एक वोट पर बेटे क्या करते हैं, ये काम करते हैं। इतनी बात सब पसंद आ रही है, एक व्यक्ति एक वोट पर ये काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, बेहतरीन बात है। ठीक है, चलिए अब जो ये सहकारी बेटा आपकी जो समितियां होती है ना, एक बात जरा लिख लो, एक लाइन छोड़ के आप लिख लो, लिखो सहकारी समितियों का उद्देश्य, इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, याद रखना सभी उद्देश्य। सहकारी समितियों का उद्देश्य, सहकारी बेटा साख अधिनियम कब का है, 1912 का, जिसके तहत बेटा अभी सहकारी समितियां आपकी संचालित होती है। सहकारी लिख लो समितियों का उद्देश्य, सहकारी समितियों का उद्देश्य कृषकों, कारीगरों, सहकारी समितियों का उद्देश्य, सहकारी समितियों का उद्देश्य, सहकारी समितियों का बेटा क्या लिखा आपने, सहकारी लिख लो, सहकारी समितियों का उद्देश्य कृषकों, कारीगरों, ठीक है, और सीमित संसाधनों, कृषकों, कारीगरों और सीमित संसाधनों के व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना, कृषकों को बेटा प्रोत्साहित करना, जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना, और जिनके पास सीमित संसाधन है, मतलब कम भूमि है, कम जमीन है, उनको प्रोत्साहित करने इनका काम है। इसके अलावा स्वयं सहायता जो समूह है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, स्वयं सहायता समूह का सहयोग करना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनका भी सहयोग करना, वो भी इन सहकारी समितियों का उद्देश्य होता है।
मतलब बेटा मान ये है जो आपके कृषक हैं, दूसरा आपके क्रमिक हैं, ठीक है, इसके अलावा जो अल्प क्या है संसाधन वाले लोग हैं, इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोग हैं, स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए लोग, इन सभी के बेटे क्या करना, हेल्प करना। इन सभी की हेल्प करना किस काम है, सहकारी समितियों का उद्देश्य है। सही बात समझ आ रही है, इन सभी की बेटा हेल्प करना सहकारी समितियों का उद्देश्य होता, आप याद रखना, ठीक है। तो बेटा एक बात इसमें और लिख लो, जो ये सहकारी जो संस्थाएं होती हैं इनका जरा लिखो वर्गीकरण, सहकारी समितियों का वर्गीकरण, सहकारी समितियों का वर्गीकरण। देखो अभी तक बेटा हम क्या कर रहे थे, ऋण देने वाली जो संस्थाएं हैं उनका वर्गीकरण हमने किया, ऋणों का वर्गीकरण किया। अब हम सहकारी समितियों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। जो सहकारी बेटा आपकी संस्थान है, सहकारी संस्थानों का वर्गीकरण देख लो, सहकारी संस्थानों का वर्गीकरण, सहकारी संस्थानों का वर्गीकरण, सहकारी संस्थानों का वर्गीकरण, सहकारी बेटा संस्थानों की जब बात करता हूं तो इसमें सहकारी संस्थानों में इसमें बेटा दो तरह की आपकी विंग चलती है। विंग समझते हो, मतलब दो एरियाज हैं सहकारी संस्थानों को, हम इसमें दो विंग चलती हैं, दो लाइन चलती है, ठीक है। एक साइड इसमें आपके आते हैं अल्प और मध्य ऋण देने वाली संस्थाएं इसमें होती हैं, अल्प एंड मध्य कालीन ऋण देने वाली संस्था, अल्प और मध्यकालीन ऋण देने वाली संस्था इसमें होती है। और दूसरे होती इसमें दीर्घकालिक ऋण देने वाली संस्था। एक होती है अल्पकालिक ऋण देने वाली संस्था और बेटा दूसरी कौन सी होती है, दीर्घकालिक ऋण देने वाली संस्था होती है, ठीक है। दूसरी दीर्घकालिक ऋण देने वाली बेटा आपकी संस्था होती है, याद रखना, दीर्घकालिक ऋण देने वाली संस्था, ठीक है, दीर्घकालिक ऋण देने वाली संस्था होती है। अब देखो जो बेटा आपकी अल्पकालिक ऋण देने वाली संस्था होती है ना, ये त्रिस्तरीय होती है, इसमें 3 स्तर होते हैं। जो अल्पकालिक ऋण देने वाली संस्था है और मध्यकालिक ऋण देने वाली संस्था है, ये त्रिस्तरीय होती है, ठीक है रवि, कितनी स्तरीय होती है आपकी, त्रिस्तरीय होती है। देखो त्रिस्तरीय होती है बेटा, इसमें आपका 3 स्तर होते हैं। देखो सबसे उच्च लेवल पर जैसे आपकी पंचायती उसमें होता है ना, पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायती होती है ना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ऐसी जो अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण देने वाले संस्थान हैं ये त्रिस्तरीय हैं। इसमें सबसे उच्च स्तर पर जो होता है उसे हम बोलते हैं जिला केंद्रीय सहकारी ऋण समिति। जिला केंद्रीय, लिखो जिला केंद्रीय सहकारी ऋण समिति, जिला केंद्रीय सहकारी ऋण समिति बेटा आपकी होती है, जिला केंद्रीय सहकारी ऋण समिति, ठीक है। उसके नीचे होती है आपकी, उसके नीचे लिखो जिला केंद्रीय, पहले आपने लिखा जिला केंद्रीय, ठीक है, उसके नीचे लिखो राज्य सहकारी बैंक बेटा आपके होते हैं, राज्य सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक कहीं, ये अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण देते हैं, याद रखना ये, मतलब दोनों ऋण अल्पकालिक भी और मध्यकालिक भी कौन देती है, जिला केंद्रीय सहकारी ऋण समिति, दूसरा राज्य सहकारी बैंक, थर्ड नंबर पर तीसरी बेटा कौन सी होती है आपकी
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती हैं, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, ठीक है, यानी कि बेटा प्राइमरी एग्रीकल्चर, ठीक है, ऋण समिति बोले तो सोसाइटी, बहुत सी बात है, ठीक है, याद बेटा आप इसमें रखना। इसे बेटा शॉर्ट में बोलते हैं, इस शॉर्ट में बोलते हैं पैक्स, ये भी याद रखना। जो प्राइमरी कृषि ऋण समितियां होती हैं इन्हें शॉर्ट बेटा पैक्स कहा जाता है, याद आप एक बात ये भी रख लेना। तो बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको, जो सहकारी जो संस्थान है ये दो भागों में बटे होते हैं, इसमें दो विंग में बटे होते हैं। पहले कौन से होते हैं, पहले कौन से होते हैं, अल्प और मध्यकालिक ऋण होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं आपके दीर्घकालिक ऋण देने वाली संस्थाएं होती हैं। अल्पकालिक में 3 स्तर होते हैं, जिला केंद्रीय सहकारी ऋण समिति होती है, राज्य सहकारी बैंक यानी कि ऋण समिति होती है, या बेटा आप ऋण समिति लिख सकते हैं, ऋण समिति, और तीसरी होती है प्राथमिक कृषि ऋण समिति। जबकि अगर हम दीर्घकालिक बेटा ऋण देने वाली संस्थाओं को देखते हैं तो ये होती है 2 स्तरीय। याद बेटा रखना आप, एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपका यहां से आना चाहिए है, यहां से एक क्वेश्चन आपका आना चाहिए है इस चार्ट में से, ठीक है, यहां से बेटा आपके मुझे लग रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए हैं कम से कम, मतलब है ना 2 या 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, 3-4 ही बन सकते हैं। एक बेटा आपका बेसिक क्वेश्चन ही बन सकता है, सहकारी संस्थान क्या होती हैं, ऐसा वैसा वाला है ना, और दूसरा बेटा नाबार्ड से एक क्वेश्चन यहां से आपका बनना ही चाहिए है, और एक आपकी ये, बाकी अभी हम इन कल भी बात करेंगे, और समितियां भी होती है, इनका क्या महत्व है, ये वो सो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, ठीक है ना, याद रखना। ये बेटा आपकी 2 स्तरीय होती है, इसमें सबसे ऊपरी स्तर पर दीर्घकालिक ऋण देने लिए, इसमें जो ऊपरी स्तर है इसमें लिखो राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मतलब बेटा क्या है ये, राज्य सहकारी, लिख लो राज्य सहकारी व ग्रामीण, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, ये राज्य स्तर पर है, आपको दिख रहा है बेटा ये जिला स्तर पर है, ये इसके ऊपर एक तरह से आप कह सकते हैं ना, राज्य स्तर पर है, और नीचे बेटा इसके नीचे होती लिखो प्राथमिक सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, ऊपर है राज्य स्तरीय, नीचे है प्राथमिक, नीचे लिखो प्राथमिक सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि व ग्रामीण, प्राथमिक सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, ऊपर राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, और नीचे है, नीचे कौन सा लिखा आपने, ये वाला है। इतनी बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो तो बेटा इसमें अगर आपको सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है, कौन सा ऊपर है, सबसे ऊपर ये वाला है, एक बार नीचे लिख लो आप, लिखो राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, ठीक है, सहकारी ऋण संरचना की सर्वोच्च इकाई है, सहकारी क्या लिखा आपने, राज्य सहकारी बैंक सहकारी ऋण संरचना की सर्वोच्च इकाई है। ये बैंक केंद्रीय सहकारी बैंकों, जो राज्य सहकारी बैंक हैं, ये बैंक केंद्रीय सहकारी बैंकों और आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक,
जो आपके राज्य सहकारी बैंक हैं, ये केंद्रीय सहकारी बैंकों, जो सेंट्रल बेटा आपके कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, और आरबीआई के बीच एक माध्यम के रूप में काम करते हैं। राज्य सहकारी बैंक जो है, क्या आपको बात समझ आ रही है? राज्य बेटा जो सहकारी बैंक है, राज्य सहकारी जो बैंक है, ये क्या करते हैं? जो केंद्रीय सहकारी बैंक है और जो आरबीआई है, इनके बीच में क्या करती है? मध्यस्थी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और ये जो है सहकारी ऋण संरचना की सर्वोच्च इकाई है। ठीक है, सहकारी बेटा ऋण संस्थान क्या ये उसकी सबसे सर्वोच्च इकाई है। एक बात आप ये भी याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखो, अगर मैं टैक्स की बात करता हूं तो टैक्स ये बेटे क्या आपका अल्प और मध्यकालिक ऋण देने वाली एक संस्था है, जो त्रिस्तरीय संस्था बेटा कहां है? सबसे नीचे है। प्राथमिक बेटा ये प्राथमिक स्तर पे काम करती है, प्राइमरी स्तर पे काम करती है, किसमें? अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण देने वाली संस्थाओं में। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? बहुत अच्छी बात। देखें बेटा, एक बात इसमें और लिखो, एक बात और लिखो माइक्रो क्रेडिट। एक लिखो माइक्रो क्रेडिट, ये क्या होता है? सूक्ष्म ऋण। माइक्रो क्रेडिट, जरा ये लिख लो, ये क्या होता है? माइक्रो क्रेडिट। बेटा ये क्या होता है? इसमें जरा हम बात करते हैं। लिखो माइक्रो क्रेडिट। लिखो, भारत में 2/3 किसान, मतलब लगभग कितना हो गया? 75%। भारत में लिख लो 2/3 किसान छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। भारत में 2/3 किसान छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, देखो, इस श्रेणी के लिए ऋण की आवश्यकता, इस श्रेणी के लिए ऋण की आवश्यकता छोटी और ज्यादातर अल्पावधि के लिए होती है। इस श्रेणी के लिए ऋण की आवश्यकता, इस श्रेणी के लिए ऋण की आवश्यकता, इस श्रेणी के लिए ऋण की आवश्यकता, ठीक है, छोटी और ज्यादातर अल्पावधि के लिए होती है। छोटी और ज्यादातर अल्पावधि के लिए होती है। ठीक है, तो छोटी और अल्पावधि के लिए दिया जाने वाला ऋण, छोटी और अल्पावधि के लिए, छोटी और अल्पावधि के लिए, छोटी और अल्पावधि के लिए दिया जाने वाला ऋण या क्रेडिट, छोटी और अल्पावधि के लिए दिया जाने वाला ऋण माइक्रो क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट कहलाता है। चलो, क्या बेटा आपको बात समझ में आ गई है? अब जरा एक बात सुन देखो, मैंने बात करी सहकारी संस्थानों की, जो बेटा क्या करने का काम करते हैं, जो क्या काम करने का काम कर रही है? ऋण देने का काम कर रहे हैं। इस आधार पर हमने सहकारी यानी कोऑपरेटिव जो आपके इंस्टीट्यूशन है, इन्हें हमने दो भागों में बांटा। पहला अल्पावधि वाले और मध्यावधि के लिए जो ऋण देते हैं,
दूसरा दीर्घ अवधि के लिए जो ऋण देते हैं। मध्य बेटा अवधि के लिए जो देते हैं वो आपके जिला केंद्रीय सहकारी समिति बेटा ऋण समितियां हैं, राज्य सहकारी बेटा आपके बैंक हैं, और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आपकी हैं। इतनी बात सब पसंद आ रही है। अब देखो दीर्घकालिक बेटा आपका जो ऋण है यहां पे आपका राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक है और प्राथमिक सहकारी कृषि विकास बैंक। अगर बेटा भारत में बेटा भारत में सबसे ज्यादा बेटा जो लोन लेते हैं लोग वो किससे लेते होंगे? इनसे लेते होंगे, इनसे लेते होंगे? किससे लेते? इससे लेते होंगे। और बेटा इसमें मेन कौन सा आपका? राज्य सहकारी बैंक। बात सब पसंद आ रही? ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो राज्य सहकारी बैंक है, राज्य सहकारी बैंक है, ये बेटा क्या कर रही है आपकी? सबसे ज्यादा बेटा क्या करती है ये? अच्छा एक बात इसमें और लिख लो आप, एक बात और लिख लो, लिखो राज्य सहकारी बैंक। एक बार इसमें आप और लिख लो, थोड़ा और आसान हो जाएगा। लिख लो राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक सहकारी साख व्यवस्था, राज्य सहकारी बैंक सहकारी साख व्यवस्था, राज्य सहकारी बैंक सहकारी साख व्यवस्था, राज्य सहकारी बैंक लिखो सहकारी साख व्यवस्था का आधार है। मतलब बेटा सबसे ज्यादा यही ऋण देते हैं, याद रखना। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक सहकारी साख व्यवस्था का आधार है। आपसे बेटा कभी कोई पूछे, देखो ये बेटा क्या आपका सहकारी ऋण देने वाली ये संस्थाओं का बेटा आधार है जिससे लोग सबसे ज्यादा ऋण लेते हैं। आप भी याद रखना जो अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण है, क्योंकि बेटा भारत में 75% लोग कैसे हैं, किसान कैसे हैं, जहां पे छोटी जोत वाले हैं और सीमांत जोत वाले हैं। आप एक बात ही याद रखना। ठीक है, अब देखो तो बेटा एक बात और कर लेते हैं, एक बात और कर लेते हैं। लिख लो, लिखो सहकारी समितियों के प्रकार। सहकारी समितियों के बेटा प्रकार कितने होते हैं? सहकारी समितियां बेटा आपकी कई तरह की होती है। ठीक है, सहकारी समितियों के प्रकार लिख लो। सहकारी समितियों के प्रकार की बात करते हैं। सहकारी समितियों के प्रकार, ठीक है, सहकारी समिति कोऑपरेटिव बेटा सोसाइटी जो होती है, सहकारी समिति, इसके प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार की होती है। नंबर एक लिखो कृषि सहकारी समिति। नंबर एक कृषि सहकारी समिति। ठीक है, कृषि सहकारी समिति। ठीक है, कृषि सहकारी समिति। कृषि बेटा सहकारी समिति का मतलब क्या है? जो कृषि के लिए ऋण देती है। ये कृषि ऋण देने वाली समिति एक कृषि के लिए बेटा ऋण देती है। ठीक हो गया है। तो बेटा आपको एक बात तो पता ही है, सिंपल सी बात है रवि। देखो आप बेटा जानते हैं कृषि का मतलब तो कृषि से ही है। सहकारी का मतलब क्या है? मिलजुल करके। समिति का बेटा मतलब क्या होता है? जिसमें 5-6 लोग मिल करके समिति बनाते हैं। बात समझ नहीं? ठीक है, तो भाई 5-6 लोगों ने मिल करके बेटा क्या बना रखी है? एक समिति बना रखी है जो कृषि के लिए लोन दे रही है, उसे हम बोल रहे हैं कृषि सहकारी समिति। बात खत्म। दूसरा, सेकंड, उपभोक्ता सहकारी समिति। उपभोक्ता सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति ये क्या करती है? उपभोक्ताओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं बेटा उपलब्ध कराने का काम करती है। उपभोक्ताओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्वक उपभोक्ता सहकारी समिति ये उपभोक्ताओं को सस्ती और अच्छी वस्तुएं देने के लिए बेटा ये बनाई जाती है। ठीक है, जैसे इसमें बेटा आपका आता है आपका
सुपरमार्केट है, अपना बाजार है ना, ये सब बेटा इसमें आपके आते हैं। तीसरा, उत्पादक सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, ठीक है। ये बेटे क्या होते हैं, लिखो, छोटे उत्पादकों, छोटे उत्पादक कौन होते हैं, मतलब जो छोटे उत्पादक, छोटे किसान हैं, आप मान लो ऐसे, छोटे उत्पादों को कच्चा माल, उत्पादन के साधन, मतलब बेटा जो भी चीजें चाहिए होती है उत्पादन के लिए, उत्पादन के साधन और विपणन सुविधा देने का काम करती है। उत्पादकों को, छोटे जो बेटा आपके उत्पादक, उनको कच्चा माल देती है, कच्चा माल, उत्पादन के साधन देती है, और विपणन बोले तो मार्केटिंग की सुविधा देती है बेटा। विपणन किसे बोलते हैं, मार्केटिंग। विपणन की सुविधा देती है, मार्केटिंग की सुविधा देती है उनको, ठीक है। हो गया है, ठीक है। अगला लिखो, लिखो आवास सहकारी समिति, आवास सहकारी समिति, ठीक है। तो बेटा आपकी हाउसिंग सोसाइटी होती है ना, वो बेटा इसमें आपकी आती है, जैसे आपकी कलकत्ता हाउसिंग सोसाइटी है ना, मैं आप ऐसे मान लिया, बड़े बड़े बेटा मेट्रो जो पॉलिस सिटी होती है उनमें आपकी होती है दिल्ली हाउसिंग सोसाइटी, वो बेटा किसमें आती है, आपकी आवासीय सहकारी समिति। भाई क्या करते हैं ये, क्या करती है, जो बेटा आपके जो आवास विकास वाला जो एरिया होता है ना कहीं पर भी, ठीक है, वहां बेटा किस तरह से घर बनेंगे, कहां नालियां बनेंगी, डिजाइन बनाने का वो सब बेटा ये काम करते हैं, ठीक है। अगर लिखो ऋण सहकारी समिति, ऋण सहकारी समिति, ठीक है। ये बेटा क्या करते हैं, जो आसान और सस्ता ऋण देने के लिए बेटा काम करते हैं, सदस्यों को आसान और सस्ता ऋण। इसके बेटा जो सदस्य, देखो आपको पता है ना, जो बेटा आपकी समितियां होती है उसमें कुछ सदस्य होते हैं, और वो लोग बेटा क्या, उन्हीं लोग को आपस में बेटा क्या देते हैं, ऋण देते हैं। आपने देखा ना बेटा, बहुत सी महिलाएं हर महीने में कुछ पैसा जमा करती हैं सोसाइटी में, समिति में, और जब उनको पैसा चाहिए होता है फिर उससे ले लेती है पैसा, है ना, तो उसी तरह की है बेटा ये, लिख लो, सदस्यों को आसान और सस्ता ऋण देने का काम करती हैं। एक बार बेटा आप याद रखना, जितनी मैंने अभी तक आपको समितियां लिखाई हैं, इनमें सदस्यों की कोई संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन ऋण सहकारी समिति में सदस्य बेटा आपके 100 होते हैं, मतलब इसमें जो आपका सदस्य है वो 100 होते हैं इसमें, बाकियों में और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। इसके बेटा अलावा आप लिख लो, इसमें एक लिखो श्रमिक सहकारी समिति, श्रमिक सहकारी समिति, श्रमिक सहकारी समिति, क्या लिखा आपने, श्रमिक सहकारी समिति, ठीक है, ठीक है। श्रमिक बेटा सहकारी समिति जो है, लिखो संयुक्त रूप से कार्य, संयुक्त रूप से कार्य कर आय अर्जित करने के लिए बेटा ये प्रोत्साहित करती है, संयुक्त रूप से कार्य कर आय अर्जित करती हैं, ये संयुक्त रूप से कार्य कर ये आय को अर्जित करती हैं, संयुक्त रूप से कार्य कर आय को अर्जित करती हैं ये, ठीक है। हो गया है। आखिरी बेटा लिखो बहुउद्देशीय सहकारी समिति, आखिरी आप लिखो बहुउद्देशीय सहकारी समिति, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, क्या लिखा आपने, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, ठीक है। बहुउद्देशीय मतलब बेटा आपके जहां जिनके एक उद्देश्य नहीं है ना, बहुत सारे बेटा उद्देश्य के लिए काम करते, लिखो सदस्यों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने के लिए काम करती हैं, ठीक है। एक बेटा आज की आखिरी बात लिख लो आप, एक बेटा आपका 97वां संविधान संशोधन हुआ था, 97वां संविधान संशोधन, ये बेटा किससे जुड़ा हुआ है,
सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। 97वां जो संविधान संशोधन है, 97वां संविधान संशोधन, ये सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है। इतनी बात सब पसंद में आगे नहीं आगे? ठीक है, हो गया है। तो बेटा आज की हम कहानी को यहीं समाप्त कर देते हैं। ये टॉपिक बेटा आपका यहीं पे खत्म भी हो जाता है। ठीक है, कल हम इससे आगे बात करेंगे।